असफन मुसलसल इसे कॉल कर रहा था, लेकिन इसे सामने से एक ही पैगाम मिल रहा था, आपका मिलाया हुआ नंबर अभी मसरूफ है, थोड़ी देर बाद कॉल करें। कमरे में टहलते इसने एक सिगरेट सुलगाई। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को कैद कर लेता, सबसे छुपा लेता। इसकी आवाज इसके अलावा कोई और सुनता है, ये सोचकर ही इसका खून खोल रहा था। वरीशा बड़बड़ाई, एक तो इस इंसान को चैन नहीं आता। इसकी आवाज मुकाबिल के कानों में वाजे पड़ी थी। वो बोला, किसकी बात कर रही हो मेरी जान? वरीशा बोली, आदि मुझसे सवाल जवाब ना किया करो, मुझे सवाल जवाब करने वाले बिल्कुल नहीं पसंद। कहते ही इसने कॉल काट दी। वरीशा ने असफन की कॉल उठाई और चीखना शुरू कर दिया, हेलो, आखिर क्या मसला है तुम्हारे साथ? न खुद चैन से जीते हो, न मुझे सुकून से रहने देते हो। पिछले 3 साल से मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने, जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। पल भर को वो चुप हुई और एक बार फिर चीखी, अब कुछ बोलोगे? क्यों कॉल की है? असफन इस पर चीखा, किसके साथ मसरूफ थी तुम रात के इस वक्त? उसका लहजा ऐसा था कि वो जो कुछ बोलने वाली थी कांपने पर मजबूर हो गई। वो एक बार फिर धाड़ा, आंसर दी डैम क्वेश्चन, किससे बात कर रही हो तुम पिछले 3 घंटे से? वरीशा के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। इसने कांपते हुए जवाब दिया, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। वो खुद वाकिफ नहीं थी कि इसने झूठ क्यों बोला। असफन का लहजा हनूज सख्त था। कौन सी फ्रेंड से? वरीशा बोली, यूनी की फ्रेंड से। असफन ने एक नंबर बोला, ये कौन सी फ्रेंड का नंबर है तुम्हारा जिसका नाम अहद अरसलान है? वरीशा कुछ बोलने के काबिल न रही। वो बुत बनी खड़ी थी। वो सोच रही थी कि क्या था वो शख्स, इतनी पहुंच थी इसकी कि इसने नंबर तक ट्रेस करवा लिया था। असफन बोला, शायद तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया था, मगर अब तुम असफन शाह को भी सीरियस लोगी और इसके कहे एक एक लफ्ज को भी। अपनी हरकत के खुलासे के लिए तैयार है ना? क्योंकि असफन शाह अपने कहे पर अमल करने का हौसला रखता है। असफन शाह ने कॉल काट दी। वरीशा तकरीबन आधे घंटे तक इसी पोजीशन में खड़ी रही और वो सोच रही थी कि अगर वाकई में इसने अपने कहे पर अमल कर दिया तो। वो भी सोच ही रही थी कि जू जू की आवाज आई। इसने बेड पर पड़े मोबाइल की तरफ देखा जहां आदि कॉलिंग लिखा था। वो खुद से हम कलाम हुई, तुम तो भाड़ में चले जाओ, पहले ही जिंदगी का मजाक बनी हुई है जो तुम भी टपक पड़ते हो। वरीशा ने असफन का हुलिया और इसकी बात याद करते हुए इसे एक लकब से नवाजा, साइको लवर। सुफियान सुबह सुबह अरशान के कमरे में आया और इसे बोला, अस्सलामुअलैकुम भाई, आप नाश्ते पर नहीं आए इसीलिए मैं खुद चला आया, कल रात की बात। अभी वो बोल ही रहा था कि अरशान बोला, सुफियान तुम मुझे जानते हो, मैं दरगुजर करके आगे बढ़ने वालों में से हूँ। सुफियान मुस्कुराया, मगर अरशान शाह भूलता नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ भाई। अरशान शाह बोला, तुम बेफिक्र रहो सुफियान। सुफियान बोला, नहीं रह सकता, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं मगर मैं नहीं जानता? और मुझे क्यों लगता है कि आप जो जानते हैं वो सब दाजी और अब्बू जान भी जानते हैं। अरशान ने इसकी बात का जवाब तहम्मुल से दिया, वो जानते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सुफियान कि अभी सही वक्त नहीं आया। सुफियान बोला, तो कब आएगा ये सही वक्त? अरशान शाह को अपने छोटे भाई पर प्यार आया, जब अल्लाह चाहेगा। सुफियान बोला, अल्लाह तो चाहता है मगर इसके बंदे नहीं चाहते। वो अभी वहाँ से जाने ही लगा था कि अरशान बोला, सुफियान शाह सही कह रहे हो, अल्लाह तो चाहता है मगर इसके बंदे नहीं चाहते। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुम कर रहे हो इसका क्या? सुफियान लाताल्लुक बनता अपना रुख ही मोड़ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? अरशान बोला, ऐना को इग्नोर कर रहे हो। इसने इंतहाई इत्मीनान से बात की, वो कहाँ से आ गई हमारे दरमियान में भाई? अरशान ने कहा, दरमियान में वो नहीं, तुम्हारी अना आ रही है। सुफियान शाह बोला, सुफियान शाह की अना का भी एक म्यार है अरशान भाई, क्यों भूल जाते हैं ये बात? अरशान को गुस्सा आने लगा था, बस कर दो सुफियान, आखिर कब तक इस सैराब के पीछे भागोगे? वो नहीं है यहाँ, मान लो इस बात को, वो मर चुकी है। अभी वो बोल ही रहा था कि सुफियान शाह ने कहा, वो जिंदा है और सिर्फ सैयद सुफियान वलीद शाह की है, समझ लें ये बात। आइंदा आप मेरी बीवी के बारे में ऐसी कोई बात करेंगे तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा, दिमाग में बिठा लें इस बात को। अनूशे सिर्फ और सिर्फ सुफियान शाह की है। अरशान शाह ने इसको बच्चों की तरह बहलाते हुए अपने नजदीक सोफे पर बिठाया। मेरी बात सुनो सुफियान, यहाँ बैठो, वो मेरी बहन है और मम्मा ने इसकी निस्बत तुमसे तय की थी। ये सब तब हुआ जब तुम महज 7 साल के थे और अनूशे सिर्फ चंद माह की थी।
मगर तुम जानते हो हकीकत क्या थी? सुफियान अजियत की इंतहा पर बोला, आप शायद भूल रहे हैं अरशान भाई, इस डॉक्टर ने मरने से पहले क्या कहा था? वो लड़की जो वहाँ मौजूद थी, इसे कोई लेकर गया था, और वो लड़की जिसकी हमें लाश दिखाई गई थी वो कोई और थी। आप सब भूल सकते हैं मगर मैं नहीं भूल सकता। मुझे इसकी सोच भी सुकून देती है भाई, फिर कैसे मैं भूल जाऊं इसे? आप चाहते हैं मैं ऐना से शादी करूं क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। इसकी 20 साल की मोहब्बत सुफियान शाह की 20 साल की अजियत के आगे कुछ नहीं है। मैं एहतराम करता हूँ इसका, मगर अफसोस मेरे दिल में इसके लिए कोई जज्बात नहीं है। मैं इससे मोहब्बत नहीं करता भाई। मैं कई बार कभी लफ्जों में, कभी लहजे में, इशारों से इसे समझा चुका हूँ, मगर वो नहीं समझती। वो मेरी वजह से तकलीफ में होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। अरशान ने इसका कंधा थपथपाया था, मगर तुम इससे मोहब्बत नहीं करते? वाह सुफियान शाह वाह। सुफियान बोला, हाँ मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। सुफियान अपना चेहरा मोड़ गया था। अरशान बोला, क्यों, क्या कमी है मेरी बहन में? वो धीरे से बोला, क्यों? क्योंकि सुफियान शाह ने अमानत में खयानत करना नहीं सीखा। और इसे अपनी बहन मत बोलो, वो आपकी बहन नहीं है। अरशान बोला, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? सुफियान खामोश रहा। जिस दिन अनूशे घायल हुई, इसके कुछ अरसे बाद हमें ये लड़की मिली थी जो महज 8 से 10 साल की थी। इस दिन से अरशान शाह ने इसे अपनी बहन माना था और इसका नाम ऐना रखा था। किसी की इतनी जुर्रत है कि वो मुझे मेरे फैसले से हटा सके तो हटा ले, मगर अरशान शाह के लिए वही इसकी बहन रहेगी। सुफियान खामोश हो गया था, जैसे इसके पास अल्फाज ही खत्म हो गए थे। अरशान बोला, एक बात पूछूं? अगर मेरा कहा वाकई सच्चा हुआ तो? अगर अनूशे? सुफियान बोला, जिस दिन आपका कहा सच्चा हुआ इस दिन सुफियान शाह भी अपने कहे पर अमल करेगा। अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। अरशान शाह तो इसकी जुनूनियत देखकर दंग रह गया था। अभी वो वहां से जाने ही लगा था कि अरशान ने इसे रोका। ठहरो सुफियान, मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। वरीशा के वालिद ने इससे पूछा, आपने कितनी देर तक यूं जाना है? वरीशा ने जवाब दिया, आधे घंटे तक डैड। अहमद सुल्तान ने जियान को कॉल मिलाई और इसे कहा कि क्या आप आधे घंटे तक आ जाएंगे? इसने कहा, जी मैं आ जाऊंगा। वरीशा अपनी आंखें गोल किए अपने वालिद को घूरने लगी। अहमद सुल्तान बोले, मैंने पहले भी कहा है मेरे काफी सारे दुश्मन हैं, मुझे आपकी फिक्र रहती है और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और हमेशा से किसी की ना मानने वाली वरीशा को अपने वालिद का हुक्म मानना पड़ा। वो खुद से हम कलाम हुई, एक वो साइको लवर और एक ये मखरूर आदमी। उफ, क्या प्यारा होना इतना बड़ा जुर्म है। एक को जब देखो मशवरे देता रहता है और दूसरा इसे बस डराने धमकाने के लिए छोड़ दो। और मैं भी कितनी बड़ी डरपोक हूँ, एक ऐसे शख्स से डर गई जो खुद मुझसे अपनी पहचान छुपा रहा था। वाह वरीशा सुल्तान, जो हो गया सो हो गया। अब तुम देखो साइको लवर, तुम्हारे साथ ये लड़की क्या करती है। अल्लाह की तरफ से मिली इस उल्टी खोपड़ी में वो कोई नए मंसूबे बनाती खुद ही खुश हुई थी। इस बात से बेखबर कि असफन शाह इसकी ताक में बैठा है। लाल हवेली के सारे अफराद इस वक्त एक साथ बैठे थे। सुफियान बोला, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं इशाल और अरशान भाई के रिश्ते का ख्वाहिशमंद था। बीजान बोली, हाँ मगर इसने तो मना कर दिया था। सुफियान ने कहा, नहीं बीजान, वो इस रिश्ते पर राजी है मगर एक शर्त है। इशाल को लगा जैसे इसके सर पर इस कमरे की छत गिर गई है। इशाल को एक बार फिर जिंदगी ने धोखा दिया था। दाजी बोले, शर्त? कैसी शर्त? सुफियान बोला, दाजी इनके मुताबिक इशाल की तालीम बहुत कम है और वो उम्र में भी इनसे छोटी है। वो चाहते हैं कि इशाल पहले अपनी तालीम मुकम्मल करे और जिस दिन इसकी तालीम मुकम्मल हो गई इसके अगले दिन, अभी वो बोल ही रहे थे कि वलीद ने गुस्से से इसकी बात काट दी। बस खामोश हो जाओ, इससे आगे एक लफ्ज मत कहना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि इशाल पढ़ेगी और किसने इजाजत दी अरशान शाह को कि वो मेरी बेटी को तालीम के म्यार में तोले? मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है सुफियान शाह कि इसकी शादी के लिए मैं किसी की भी शर्तें मानता फिरूंगा। सुफियान बोला, अंदर जाओ इशाल। वलीद शाह बोले, ये कहीं नहीं जाएगी, इसे भी तो पता चले कि इसका भाई सिर्फ एक वादा निभाने के लिए किस हद तक जा सकता है। सुफियान बोला, क्या गलत है अगर मैं अपनी बहन की शादी इससे करना चाहता हूँ? मैं इसकी शादी शराइत पर नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपकी सजा से दूर करने के लिए इसकी शादी करना चाहता हूँ। अब्बू, जो आप इसे बगैर किसी जुर्म के दे रहे हैं
हैं। और पता है अब्बू, मेरा सर इस वक्त शर्म से झुक गया जब मेरी बहन ने अपने साथ हुई नाइंसाफियों का इस शख्स को बता दिया और मुझे नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं सैयद वलीद शाह एक जालिम शख्स की औलाद हूँ। वो डरती है मुझसे क्योंकि वो आपसे डरती है। और जहाँ तक रही इस रिश्ते की बात, तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा अरशान से इसकी शादी। मैं मान लेता हूँ आपकी बात। वलीद शाह ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। सुफियान बोला, हैरान क्यों हो रहे हैं अब्बू? मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मगर मेरी एक बात का जवाब दें। आज अरशान भाई ने ये बात कही है, कल को कोई और करेगा तो आप ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे, मगर अफसोस कि आप हकीकत नहीं बदल सकते। और हकीकत सिर्फ इतनी है कि आजकल का मर्द पढ़ी लिखी और समझदार औरत से शादी करना चाहता है। इशान इस्लामाबाद जाएगी और अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ किसको क्या मसला है। वलीद शाह बोले, कल को जब वो भी तुम्हारी फुप्पो और ईशा की तरह हमारे साथ वही करेगी जो उन्होंने किया, तब पूछूंगा तुमसे सुफियान शाह। अभी तुम करो अपनी मर्जी, मगर मेरी एक बात तुम याद रखना, सैयद वलीद अब मजीद कोई बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अपनी बात कहने के बाद वो डेरे की जानिब जा चुके थे, जबकि सुफियान के कदम तो बस इनकी आखिरी बात पर रुक गए थे। जियान हैदर ने नजर उठाकर अपने सामने खड़े कम उम्र मगर खूबसूरत नौजवान को देखा और फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा। इम्प्रेसिव, ऑन टाइम। वो लड़का बोला, थैंक यू सर। जियान ने पूछा, नाम क्या बताया था? वो लड़का बोला, इब्राहिम चौधरी। जियान ने इसे कहा, 10 लोग थे जिनमें से तुम अकेले चुने गए हो, इब्राहिम चौधरी। इसने अपने खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट सजाई और बोला, मेरे लिए यह एजाज की बात है सर। जियान ने इसके सामने फाइल रखते हुए कहा, आमतौर पर लोगों को जब ये जॉब मिलती है तो इन्हें छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, मगर मैं तुम्हें आज पहले दिन ही एक मिशन पर भेजना चाहता हूँ। ये फाइल है और ये तस्वीर है। इस फाइल में तुम्हें इस मिशन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और तुम्हें क्या करना है ये भी मालूम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जब तक तुम इस मिशन पर हो, तुम किसी जियान हैदर को नहीं जानते और मैं किसी इब्राहिम चौधरी को नहीं जानता। इज दैट क्लियर? वो बोला, यस सर। जियान ने एक दफा फिर कहा, ये तस्वीर देख लो और फाइल भी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। वो बोलता हुआ अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। जियान जानता था वो क्या सवाल करेगा। वो लड़का बोला, मेरे कोई सवाल नहीं है सर, मैं आज ही अपने मिशन पर निकल जाऊंगा। जियान ने ताज्जुब से इसकी तरफ देखा। आर यू श्योर मिस्टर इब्राहिम चौधरी? वो बोला, एब्सोल्युटली श्योर सर। जियान ने कहा, ओके जाओ और कवायद को मत भूलना। जियान हैदर हैरान हुआ था इसके इस एतमाद पर। वरीशा पोर्च में खड़ी जियान की गाड़ी के पास तन फन करती पहुंची थी। तुम जानती भी हो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जियान दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया था। ओह, तो तुम्हें कदर हो गई आखिर मेरी। वरीशा बोली, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी कदर मेरी नजर में पहले दिन भी कुछ नहीं थी और आखिरी दिन तक कुछ नहीं होगी, समझे? वो मजीद करीब आई। जियान ने इसके दोनों हाथों को अपनी कैद में लेते हुए दीवार से लगाया और इसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा 2% का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तो आज के बाद मुझसे इस टोन में बात करने से पहले सोच लेना, वरना जियान हैदर कितना पागल है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वरीशा एक बार फिर चीखी, हाउ डेयर यू। दीवार से लगे हाथों पर पकड़ मजीद सख्त हुई थी, जो वरीशा के लिए दर्द का बाइस बनी थी। वरीशा की आवाज धीमी हो गई, लीव मी, मुझे दर्द हो रहा है। इसकी धीमी आवाज पर वो जैसे होश में आया था। जियान बोला, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। चलो, तुम लेट हो रही हो। वो वाकई शर्मिंदा था। वो इसे ये कहता हुआ गाड़ी तक आया था। वो चुपचाप इसकी पैरवी कर रही थी। अब वो दोनों यूनी की तरफ रवाना थे। जियान हैदर ने नजर उठाकर साथ वाली सीट पर बैठी इस लड़की को देखा, जो लाताल्लुक बनी दूसरी तरफ शीशे के पास देखने में मसरूफ थी। नजर हाथ पर गई, जहां वो अपने एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से सहला रही थी, जो जियान के किए जुल्म को बयान कर रहा था। जियान बड़बड़ाया, बंदा इतना नाजुक मिजाज भी न हो। इस बात पर वरीशा ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मेरा मुंह मत खुलवाया करो जियान हैदर, फिर तुमसे तुम्हारी तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। जियान का हलक तक कड़वा हो गया था। इतने साल से वही बर्दाश्त कर रहा था। जियान को जवाब इसकी सोच के मुताबिक ही मिला था। वरीशा
वरीशा बोली, मैंने नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत कर लो। वो कदरी हैरानी से पूछ रहा था, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं तुमसे मोहब्बत करता था वरीशा सुल्तान। था का मतलब तो तुम जानती हो। वरीशा ने भी दूबदू जवाब दिया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ज़ियान बोला, बिल्कुल। ज़ियान हैदर सुल्तान को लड़कियों की कमी नहीं, मैं सिर्फ चाचू के फैसले पर तुम्हारे बारे में सोचता था। तुम्हें नहीं पसंद तो मेरी बला से भाड़ में जाओ। तुम नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो फिर कोई और सही। वो इतने मजे से बोल रहा था जैसे मोहब्बत करने और फिर भूल जाने में ज़ियान हैदर ने पीएचडी कर रखी हो। वरीशा तो इसके गिरगिट की तरह बदलते रंग को देखकर हैरान थी। अभी वो इसे देखने में मसरूफ थी कि वो लोग यूनी के गेट के सामने पहुंच गए। ज़ियान बोला, लोगों की बातें नहीं, इनके चेहरे पढ़ना सीखो। आज फिर वो नया जुमला बोलकर इसे कंफ्यूज करता जा चुका था और आज फिर वरीशा सुल्तान का सारा दिन इसी कश्मकश में गुजरने वाला था। वरीशा ने ज़ियान को कोसा कि एक तो ये कोई बात पूरी नहीं करके जा सकता, अल्लाह पूछे तुम्हें ज़ियान हैदर। वो अपने काम में मसरूफ था जब ऐना अपनी मखसूस छन छन की आवाज के साथ इसके कमरे में चाय लेकर आई। वो चाय साइड टेबल पर रख के जाने लगी तो सुफियान ने इसे कहा, ठहरो। ऐना का दिल जोरों से धड़का था। 20 सालों में पहली बार सुफियान शाह ने से खुद से मुखातिब किया था। सुफियान बोला, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐना ने तंज की मिली जुली कैफियत में पूछा, मुलाजमा से? सुफियान ने यकलफ्जी जवाब दिया, हाँ। ऐना बोली, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। सुफियान ने इसे घूरा, तुम अपने हाकिम का हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सकती। इसकी आंखें लम्हों में नम हुई। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई। ऐना मिनमिनाई, मुलाजमा की जगह यही होती है। वो जिद्दी था मगर वो लड़की इसकी सोच से ज्यादा जिद्दी मालूम हुई। सुफियान बोला, तुम अगर इशार के साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। यहाँ अभी वो बोल ही रहा था कि ऐना बीच में बोल पड़ी, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। सुफियान बोला, सही है, मैंने तुम्हारे लिए हुस्ना बी को रिश्ता देखने का कहा था। आज नहीं तो कल वो लोग तुम्हें देखने आएंगे और दादी से मैं आज बात करूंगा। ऐना ने एक दफा फिर बात काटी, मुझे नहीं करनी शादी, और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ऐना रोते हुए बोली, मैं मुलाजमा हूँ यहाँ की और आप मेरे हाकिम हैं, मगर मैंने मुझ पर हुकूमत करने का हक किसी को नहीं दिया। सुफियान ने इसका बाजू दबोचकर इसका रुख अपने सामने किया। अब तक यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुफियान शाह की बात को मुकम्मल होने से पहले बीच में काटे, मगर तुमने किया। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सुफियान शाह का हुक्म मानने से इनकार करे, मगर वो भी तुमने किया। और अब यहाँ मेरी ही हवेली में, मेरे ही कमरे में खड़े होकर तुम सुफियान वलीद शाह से ऊंची आवाज में कलाम कर रही हो। अरशान भाई को तुम अजीज होगी, मगर मेरे लिए तुम सिर्फ एक मुलाजमा ही हो। इस बात को जितना जल्दी अपने जहन में बिठा लो, बेहतर होगा। इसने ऐना का बाजू झटके से छोड़ा था, जिसकी वजह से ऐना दरवाजे से जा लगी थी। सुफियान बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना ऐना शाह। इसने पलटकर सुफियान शाह को देखा, जिसने पहली बार अपने होंठों से इसका नाम अदा किया था, वो भी पूरा। सुफियान शाह बोला, सही है। सुफियान वलीद शाह ने अमानत में खयानत करना नहीं सीखा। मेरा वजूद, इसमें धड़कता दिल और आती जाती एक एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ अनुशे सुफियान शाह का हक है, और इसकी हक तलफी सुफियान शाह सिर्फ मर कर ही कर सकता है। ऐना अपनी हिचकियों का गला घोंटे वहां से भागती चली गई थी। दिन गुजरते गए। ऐना और सुफियान के दरमियान कोई बात नहीं हुई। इसने सुफियान के कमरे में जाना भी छोड़ दिया था। ज़ियान हैदर सुल्तान और वरीशा सुल्तान का रोज सामना होता और वो हर बात की तरह ज़ियान की जुबानी बातों में उलझ जाती थी। आहत अरसलान इस्लामाबाद की मशहूर तरीन हस्ती का बिगड़ा हुआ बेटा था और साथ ही वो वरीशा सुल्तान के साथ इसका यूनी का फेलो भी था। यूनी में इसकी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी ना थी। स्मोकिंग और ड्रिंक करना इसका मामूल था। न्यू कमर्स की रैगिंग करना आदि और इसके उबाश लड़कों का ग्रुप कभी हाथ से नहीं जाने देता था। वरीशा और टीना, जो कि इसकी अच्छी दोस्त मानी जाती थी, कभी कभार इनका साथ दे देती थी। यूनी की हर नई खूबसूरत लड़की पर आदि का दिल आना एक मुमकिन सी बात थी, जिसे इसको डेट करना होता। इसने लातादाद इन जैसी लड़कियों को अब तक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके रोन डाला था। इसकी हरकत के बायस लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी इससे कदरे दूर रहते थे। एक तो वो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद और दूसरा इसका बेहुदा शौक, सभी वाकिफ थे। बस नहीं था तो बस वरीशा सुल्तान, जिसे अपने डैड के अलावा दुनिया की किसी मर्द जात पर यकीन नहीं था। हर मर्द को जूते
जूते की नोक पर रखना वरीशा सुल्तान अपना फर्ज समझती थी। वरीशा की जिंदगी मामूल पर चल रही थी, मगर सिर्फ तब तक जब तक इसने यूनी में दाखिला नहीं लिया था। 3 साल का अरसा होने को था जब से वो इस यूनी में गई थी, और वहाँ आदि से मिलने के बाद ही इसकी जिंदगी में एक गुमनाम शख्स ने अपनी खौफनाक एंट्री दी थी। वो रात आज भी इसके जहन पर नुक्ता ब नुक्ता दर्ज है, जब वो आदि के साथ अपने वालिद से झूठ बोलकर बाहर गई थी। अभी से वहाँ गए आधा घंटा ही गुजरा था जब वरीशा को लगा कि इस पर काफी देर से कोई नजर रखे हुए है। वो मजीद कुछ समझ पाती इससे पहले ही आदि ने इसका हाथ पकड़कर डांस के लिए खींचा था। वो भी सब भूले डांस करने में मगन हो गई थी, मगर वो मंजर किसी को जलते अंगारों पर जरूर खींच लाया था। वरीशा बोली, आदि मैं वॉशरूम से आती हूँ। ये कहकर वो मंजरे आम से गायब हुई थी। जब किसी ने इसका पीछा किया वो वॉशरूम से बाहर निकलती इससे पहले ही किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा और दूसरा हाथ इसकी कमर के गिर बांधकर इसे मजबूती से अपने हसार में ले लिया था। इस अचानक इब्तिदा पर वरीशा बुखलाहट का शिकार हुई थी। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सामने मुकाबिल बोला, अगर अगले 10 मिनट के अंदर तुम मुझे अपने पैलेस में ना मिली तो तुम्हारी कसम वरीशा सुल्तान, पहले इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करूंगा और फिर तुम्हारे। इसने गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए एक एक लफ्ज चबा कर कहा था। वरीशा की सारी बहादुरी उड़न छू हो गई थी। वो बोला, आगे समझ या ट्रेलर देखना चाहोगी? वो इसकी बात का मतलब समझती कि वरीशा को अपने पेट पर किसी चीज का एहसास हुआ था, जहां मुकाबिल ने इसके पेट पर गन की नाल रखकर दबाव डाला था। किसी अनजान शख्स का यूं इतने करीब आना और फिर वो गन, वरीशा को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। वो कांपते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। मुकाबिल बोला, गुड डिसीजन माय क्वीन। कहते साथ ही मुकाबिल ने ग्रिप ढीली छोड़ी थी और वरीशा पीछे मुड़े बहर वहां से भागती चली गई थी। जहन में सिर्फ असफन शाह की बातें घूम रही थीं। वरीशा सुल्तान का सारा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की तरफ था जिस पर वो 3 साल पहले ही नापसंदीदगी का टैग लगा चुकी थी। वरीशा आहद से मोहब्बत करती थी या नहीं, ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी, मगर अब आहद इसकी जिद बन चुका था, क्योंकि इसके मुताबिक असफन शाह को इस शख्स से चिढ़ थी। मगर अगर वो जान जाती कि असफन शाह को इसके करीब आती हवाओं से भी मसला है तो वरीशा सुल्तान इनको भी अपनी जिद बना लेती। पहले पहल वो इन कॉल से डर जाती थी। वो डरपोक नहीं थी, मगर यूं अचानक किसी ऐसे शख्स का इसकी जिंदगी में आना इसे डिस्टर्ब कर गया था। डर पर काबू पाते ही इसने तकरीबन 1-1.5 साल के बाद अहमद सुल्तान को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, सिवाय इस पहली मुलाकात के जिस पर अहमद सुल्तान ने इसे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेने का मशवरा दिया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब आदि ने इससे पूछा, तो आज चल रही हो तुम मेरे साथ? वो बोली, नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ आदि, फिर कभी चलेंगे। आदि से घूर कर बोला, तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो और ये सब तुम अपने इंस्पेक्टर कजन की वजह से कर रही हो। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। असफन शाह का डर, इसकी धमकियां कहीं न कहीं कुंडली मार के इसके दिलो दिमाग में बैठ गई थीं, जिसकी वजह से वो आदि से बात करती मगर दूरी पर ही। इसने मुड़कर आदि को देखा जो अभी तक रेस्टोरेंट में बैठा था। शाम ढलने को थी, दिल अलग सा बोझल हो रहा था। हील्स उतार के हाथ में पकड़े हुए इस खाली सड़क पर हल्की ठंडी हवा में इस खुले आसमान के नीचे चलती जा रही थी। दिल को सुकून मिल रहा था, मगर कुछ था जो इसे अभी भी खटक रहा था। क्या आयना की मोहब्बत सुफियान का दिल नरम कर पाएगी? क्या शान और इशाल की शादी होगी? ऐसे कौन से राज हैं जो पोशीदा हैं? अगली किस्त में जाने। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।